इस डिसीज के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिसीज, फंगल डिसीज और वायरल डिसीज को देखा था। साथ ही साथ उनके ट्रीटमेंट और बचाव के उपाय के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम लोग प्रोटोजोन डिसीज ऑफ फिशेज को देखेंगे। तो प्रोटोजोआ के सदस्यों से भी फिशेज में कई तरीके की बीमारियां होती हैं। इनमें से 5 प्रमुख हैं। पहला है कॉस्टियासिस, दूसरा है विरलिंग डिसीज, तीसरा है इक्थियोप्थेरियस, चौथा है डिप्लोस्टोमोसिस और जो पांचवा है गट ब्लॉकिंग। तो इनमें से एक एक को लेके हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉस्टियासिस को। तो कॉस्टियासिस डिसीज जो है इट इज काज्ड बाय कास्टिया नेकाट्रिक्स। सिम्टम जो इसके हैं वो है इट काजेज द स्किन ऑफ द इन्फेक्टेड फिश टू बिकम क्लाउडी एंड मिल्की। तो इसकी वजह से जो संक्रमित मछली है उसकी त्वचा कुछ क्लाउडी हो जाती है, आसमानी कलर की, या फिर सफ़ेद हो जाती है, मिल्की कलर की। तो ये इसके सिम्टम हैं। ट्रीटमेंट को अगर देखा जाए तो ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू लिव इन वाटर above 28 degree centigrade, treat as if it was itch by using a commercial itch treatment or technique. Other recommended treatment include malachite green, potassium permanganate, acriflavin, and strong salt bath of 3%. तो इसमें जो है जो मतलब एक तरीके से ये खुजली काज करता है त्वचा में। तो इसका जो है वो हम जो कॉमन इच ट्रीटमेंट की टेक्निक है उसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ये जो पैरासाइट है ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उस हिसाब से जो है अपनी रणनीति बनानी चाहिए। जो दूसरी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है उनमें है मेलाकाइट ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, या एक्रीफ्लेविन, या दूसरे प्रबल साल्ट के सोल्यूशन में जो कि 3% से कम ना हो उसमें मछलियों को डाल के और उससे उनकी त्वचा को ट्रीट करके भी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। प्रोफाइलेक्सिस मेजर में जो बचाव के उपाय हैं, न्यूली पॉट फिश आर क्वारंटाइन फॉर 30 days बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू फिश इनटू द एक्वेरियम, गिव देम फ्री शॉर्ट टर्म थेरेप्यूटिक बाथ। तो उनको जो है एक्वेरियम में डालने से पहले, जो भी नई मछली लाएं, नई सीड लाएं, उनको एक्वेरियम में डालने से पहले उन्हें कम से कम 30 दिन क्वारंटाइन में रखना चाहिए और उन्हें अलग अलग तरीके के पैरासाइट से फ्री करने के लिए उनका जो उपयुक्त ट्रीटमेंट है अलग अलग केमिकल से या एंटीबायोटिक से उसको ट्रीट करना चाहिए ताकि वो पूर्ण रूप से रोग मुक्त या पैरासाइट मुक्त हो जाए, तभी उन्हें तालाब में डालना चाहिए। दूसरा है, इट इज नॉट एडवाइसेबल टू इंट्रोड्यूस पॉन्ड प्लांट विथआउट फर्स्ट डिसइंफेक्टिंग देम। साथ ही साथ तालाब में जो पौधों को हम डाल रहे हैं उनको भी डालने से पहले डिसइंफेक्शन उनका कर लेना चाहिए, उनमें किसी तरीके का संक्रमण ना हो, नहीं तो उनके द्वारा जो है दूसरे जीवों में वो फैलेगा। और इसके अलावा जो तालाब में नेट्स यानी जाल यूज हो रहे हैं, स्क्रैपर्स यूज हो रहे हैं, फीड बॉक्सेज यूज हो रहे हैं, थर्मामीटर्स यूज हो रहे हैं, पल्वराइजर यूज हो रहे हैं, एंड अदर इक्विपमेंट शुड नॉट बी शेयर्ड बिटवीन सेवरल एक्वेरिया। तो इन सारी चीज़ों को पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए रखना चाहिए। ये नहीं कि एक तालाब में वही यूज हो रहा है फिर उसको दूसरे में यूज कर रहे हैं, तीसरे में यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से एक तालाब का जो संक्रमण है वो दूसरे तालाब में पहुंच जाएगा। तो जो ये इक्विपमेंट है इनको कोशिश ही किया जाना चाहिए कि उसी तालाब में यूज हो, और अगर दूसरे में मजबूरी बस यूज करना ही पड़ जाए तो उन्हें प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करने के बाद ही दूसरे में यूज करना चाहिए। इस तरीके से ये संक्रमण दूसरे में नहीं पहुंचे। दूसरा जो है विरलिंग डिसीज, घूमने वाली डिसीज है ये, और ये जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट कार्ड मिक्सोबोलस सिरिब्रेलिस, ये एक पैरासाइट है मिक्सोबोलस सिरिब्रेलिस, इसके द्वारा विरलिंग डिसीज होती है। और इसका सिम्टम अगर देखा जाए डैमेजिंग कार्टिलेज, इसकी वजह से जो कार्टिलेज
वाले स्ट्रक्चर हैं वो डैमेज होने लगते हैं। विरलिंग डिसीज कैन किल यंग फर्स्ट डायरेक्टली, और जो छोटे नवजात मछलियां हैं उनको ये सीधे इसके द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। आर काज इन्फेक्टेड फिश टू स्विम इन एन अनकंट्रोल्ड विरलिंग मोशन, या जो है जो इन्फेक्टेड फिशेज हैं उनको अनकंट्रोल ढंग से जो है वो इस तरीके से, अभी बाद में बात करते हैं, अभी बाद में बात करते हैं, अभी वो क्लास करें। तो इसमें जो है जो कार्टिलेज हैं वो डैमेज होने लगते हैं, जो यंग हैं उनकी इसके द्वारा डेथ हो सकती है। आर काज इन्फेक्टेड फिश टू स्विम इन एन अनकंट्रोल्ड विरलिंग मोशन, या जो संक्रमित मछली है वो इस तरीके से अनियंत्रित ढंग से तैरती है और घूमती रहती है, जैसे चक्कर खाती रहती है, अनियमित रूप से वो चकराती रहती है, क्योंकि ये जो है वो ब्रेन पर अटैक करता है, इस वजह से उनका नियंत्रण या संतुलन कह लीजिए खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनको चक्कर आने लगते हैं। तो व्हिर्लिंग मोशन होता है, इसमें मछली घूम जाती है घिरनी के जैसी, वो घूमती है, उसका बॉडी घूमता है, और जो स्विमिंग है वो अनियंत्रित हो जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है इसका वो इन वाटर सेट where Myxobola cerebralis is present in wide populations, there is currently no cure or mean to eradicate it. तो ऐसे वाटर बॉडीज में जहाँ पर मिक्सोबोलस सेरेब्रेलिस का की उपस्थिति है या इनका संक्रमण है, वहाँ पर इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही उसे तालाब से नष्ट करने का कोई तरीका है। प्रोफाइलेक्सिस मेजर में अगर देखा जाए तो की टू प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ व्हिर्लिंग डिसीज इज टू प्रोहिबिट द मूवमेंट ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया। तो पहला इसमें भी वही है कि दूसरी जगहों से जो हमारा परजीवी है उसको अपनी जगह आने से हम बचाएं, यानी इन्फेक्टेड फिशेज ना आने पाए या इन्फेक्टेड जो इक्विपमेंट हैं उनका इस्तेमाल ना हो, तो इस तरीके से ये बच सकते हैं। नेवर ट्रांसपोर्ट लिव फिश फ्रॉम वन बॉडी ऑफ वाटर टू अनदर, और जो जिंदा मछलियां हैं उनको एक तालाब से दूसरे तालाब में परिवर्तित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से भी जो इसका संक्रमण है वो दूसरे तालाब में पहुंच जाएगा। डू नॉट डिस्पोज ऑफ फिश हेड्स स्केलेटन आर इन इंट्रेल्स इन एनी बॉडी ऑफ वाटर, और जो मछलियाँ निकाली जाती हैं या प्रोसेसिंग के दौरान जिनका हेड अलग कर दिया जाता है, तो उनके हेड या जो उनके कंकाल हैं या दूसरे पार्ट हैं उनको पानी में जाने से रोकना चाहिए, उनको किसी भी तरीके से पानी में विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें उचित तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो कुल मिला के हम जो है इससे बचाव के उपाय में ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे ये पैरासाइट किसी भी तरीके से हमारे तालाब में ना पहुंचे, यही तरीका है, क्योंकि इनका कोई ट्रीटमेंट, इनको तालाब से समाप्त करने का या इन्फेक्टेड फिशेस को ट्रीट करने का कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक उपलब्ध नहीं है। आगे देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये जो तीसरी बीमारी है इक्थियोप्थीरियोसिस, तो ये जो है इक्थियोप्थीरियस मल्टीफिलिस से होता है, इक्थियोप्थीरियस मल्टीफिलिस, ये प्रोटोजोन है, और इसमें अगर सिम्टम देखा जाए तो स्मॉल व्हाइट स्पॉट्स रिजेंबलिंग सैंड, तो बॉडी के ऊपर छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं जो ऐसा लगता है कि बालू के कण चिपके हुए हैं। फिश स्क्रैच अगेंस्ट रॉक्स एंड ग्रेवल्स, और ऐसी मछली अपनी त्वचा को जो चट्टान है या बालू के कण हैं उनसे रगड़ती हुई देखी जा सकती है, उनमें खुजली होती है। इन एडवांस स्टेज फिश बिकम लिथार्जिक, और संक्रमण बढ़ जाने पर जो फिश है वो काफ़ी सुस्त हो जाती है, लिथार्जिक कंडीशन में आ जाती है। रेडनेस और ब्लडी स्ट्रीक इन एडवांस स्टेज, तो इसमें जो है मछली में जो है वो लाल धब्बे बन जाते हैं या ब्लडी लाइनें बन जाती हैं, अगर ये जो संक्रमण है वो काफ़ी आगे बढ़ जाता है तो ये स्थितियाँ बन सकती हैं। हाँ भैया रणवीर जी, नमस्ते भैया। हाँ हाँ हाँ, कितने बजे निकला जाए?
ठीक 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 ठीक, तो 7:30 बजे बाद फ़ोन करेंगे आपको। ठीक ठीक है। तो इक्थियोप्थेरियोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो देखिए, रेज टेम्परेचर, पानी का तापमान जो है इसमें बढ़ाना चाहिए। मेडिकेट फॉर 10 to 14 डेज, और 10 से 14 दिन तक जो है उसका ट्रीटमेंट होता है, इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। रिड्यूस मेडिकेशन व्हेन ट्रीटिंग स्केललेस फिश, और अगर हमारे तालाब में सल्कविहीन मछलियां हैं तो ट्रीटमेंट की जो डेज है वो थोड़ा कम कर देनी चाहिए। डिसकंटिन्यू कार्बन फिल्टरिंग ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और इस दौरान कार्बन फिल्ट्रेशन रोक देना चाहिए। परफॉर्म वाटर चेंज बिटवीन ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के दौरान पानी को नहीं बदलना चाहिए, पानी जो है वही बने रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बचाव के उसमें जो प्रोफाइलेक्सिस मेजर है उसमें है, इन्फेक्शन कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड ओनली बाय डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ फ्री डिवाइडिंग टोमोंट और दी टोमाइट्स दे रिलीज। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए या तालाब को इन्फेक्शन मुक्त करने के लिए जो इख्तियोप्थेरियस मल्टीफिलिस के लाइफ स्टेज में टोमोंट बनते हैं या टोमाइट्स बनते हैं, उनको नष्ट करके ही इसको नष्ट किया जा सकता है। और दूसरा है इन वार्म वाटर सिस्टम, यानी ऐसे तालाब जहाँ का टेम्परेचर 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3 to 4 डेली ट्रांसफर ऑफ फिश टू क्लीन टैंक विल इफेक्टिवली रिड्यूस इन्फेक्शन while enabling the fish to develop tolerance to reinfection। तो जो थोड़ा सा ऐसे तालाब जिनका टेम्परेचर 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें 3 से 4 दिन पर मछलियों को डेली साफ टैंक में ट्रांसफर करना चाहिए। तो इससे जो है जो इन्फेक्शन की दर है वो काफ़ी कम हो जाती है, और इस दौरान उन्हें जो इन्फेक्शन है उसके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करने में मदद मिलती है। जब वो साफ पानी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पैरासाइट नहीं है, तो इस दौरान जो है उनमें स्ट्रेंथ आती है। और लास्ट जो है वो वैक्यूम सक्शन है, जो निर्वात में ऐसे जो पैरासाइट हैं उनको फिश बॉडी से अलग किया जा सकता है वैक्यूम सक्शन के द्वारा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपर्ट वाले काम है। पहले जो प्रोफाइलेक्सिस मेजर हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव हैं एक आम आदमी के लिए। तो इस तरीके से इनको ट्रीट किया जा सकता है या इनसे बचाव किया जा सकता है। चौथी डिसीज जो है वो डिप्लोस्टोमोसिस है, और ये जो एक टर्मेटोड है डिप्लोस्टोमुलम के द्वारा होता है। सिम्टम जो है इसका स्मॉल ब्लैक स्पॉट ऑन दी बॉडी, बॉडी पर छोटे छोटे काले धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। ट्रीटमेंट जो है ब्लैक स्पॉट इज जनरली इजी टू क्योर, देयर आर ए नंबर ऑफ कमर्शियली अवेलेबल ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, इट इज फेयरली इजी टू ट्रीट विद साल्ट बाथ। तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं, और इसे जो है नमक की घोल से में नहलाकर भी, यानी उसमें मछलियों को डुबोकर भी इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तो ये जो है डिप्लोस्टोमुलम टर्मेटोड से उत्पन्न होता है डिप्लोस्टोमोसिस। पांचवा जो है वो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये वास्तव में, एक मिनट, हाँ ये कोस्टियासिस हो गया, वेलिंग डिसीज हो गया, इक्थियोप्थेरियासिस हो गया, डिप्लोस्टोमोसिस और गट ब्लॉकिंग। तो डिप्लोस्टोमोसिस और गट ब्लॉकिंग जो है ये कृमियों के द्वारा होने वाला रोग है, ये प्रोटोजोन नहीं है। थोड़ा सा इसमें गलत बन गया है तो यहाँ पर उस हिसाब से सुधार कर लेने हैं। डिप्लोस्टोमियासिस जो है ये ट्रिमेटोड से होता है, डिप्लोस्टोमुलम से होता है, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थीज का क्रीम है ये। और इसके बाद जो अगली डिसीज है गट ब्लॉकिंग, ये भी एक
पैरासाइट जो कि प्लेटिहेलमिन्थीज वर्ग का सदस्य है, ये सेस्टोड है, ये वॉथरियम से होता है और सिम्टम इसका यह है मैकेनिकल डैमेज टू गट। जो मछलियों की आहार नाल है उसमें जो है वो घाव उत्पन्न होते हैं, उसमें डैमेज उत्पन्न होता है। तो ये जो है, इसके अलावा कुछ मिली जुली बीमारियां हैं, जैसे एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम है, जिसको रेड स्पॉट डिसीज कहा जाता है, एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। और इसमें जो है एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम और रेड स्पॉट एज इट इज नोन कोलोक्यूली इज एन अल्सरेटिव सिंड्रोम ऑफ फिश। तो ये जो है एक अल्सर उत्पन्न करने वाली बीमारी है मछलियों में, और it begins in a small area of reddening over a single scale, which subsequently spread to involve a number of adjacent scale. This is characteristic red spot. तो इसमें शुरू में किसी एक स्केल के आसपास जो है वो लाल धब्बे उत्पन्न होते हैं और ये धीरे धीरे स्प्रेड करने लगते हैं, बढ़ते हैं, जिससे वो आसपास के कई सारे स्केल तक पहुंच जाते हैं। एज द कंडीशन प्रोग्रेस, जैसे जैसे ये संक्रमण बढ़ता है परिस्थितियां बढ़ती हैं, द रेड स्पॉट एक्सपैंड, जो लाल धब्बे हैं वो फैलते हैं, एंड डीपेंस, और अंदर भी गहराई तक पहुंच जाते हैं, गिविंग ए डीप अल्सर, तो गहरा घाव उत्पन्न होता है, विच समटाइम एक्सटेंड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और कभी कभी ये गहराई में पहुंच के जो उदर गुहा है उसमें अंदर तक पहुंच जाता है, यानी गट वाल को पार कर, जो बॉडी वाल है उसको पार कर लेता है। सम फिश स्पेशली बारामुंडी, लेट्स, कैलकेरीफर डेवलप यूनिलेटरल और बाइलेटरल क्लाउडीनेस ऑफ द कार्निया। तो कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनमें जो आई है उसमें कार्निया में जो है वो क्लाउडीनेस डेवलप हो जाता है, या यूं कह लीजिए कि जैसे जो लेंस हैं आंखें वो खराब हो जाते हैं, जैसे हम लोग मोतियाबिंद खाते हैं उस तरीके की बीमारी हो जाती है मछलियों में। तो एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम यानी रेड स्पॉट डिसीज जो होती है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से स्पॉट बनते हैं, इस फिगर में अच्छी तरीके से दिख रहा है। ये पैथोजेनिक फंगस एफेनोमाइसिस इन्वेडेंस काजेज एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। तो ये कवक से होता है, इसका नाम है एफेनोमाइसिस इन्वेडेंस, इसके द्वारा होता है। और इसका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट देखते हैं। ये सारी वैरायटियां हैं जो इनसे अफेक्टेड होती हैं, वैरायटियों में बहुत गहराई में हमें नहीं जाना है। ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो देयर आर नो स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर इन फिश फॉर एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम इन नेचुरल एनवायरनमेंट। In captive fish, early red spot lesion may respond to topical treatment with an antiseptic iodophor solution। तो जो तालाब में मछलियां हैं यानी कैप्टिव फिश हैं, जो पकड़ी गई, जिनको हमने निकाल लिया है, तालाब से निकाल लिया है, उनमें जो है उस जगह पर आयोडोफॉर्म यानी आयोडीन युक्त लोशन लगा के इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो क्रीम है वो लगाया जाता है। प्रोफाइलेक्सिस मेजर में इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ होल्डिंग वाटर्स may prevent outbreak of एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम इन एक्वाकल्चर पॉन्ड। तो तालाब में सैलिनिटी बढ़ा देने से, यानी उसमें नमक की मात्रा बढ़ा दिया जाए, तो उससे जो है वो इस बीमारी से बचा जा सकता है। फिश फ्रॉम इन्फेक्टेड वाटर वेज स्पेशली दोज विथ लीजन ऑफ EUS should not be relocated to other water। तो जो फिश या फिश सीड इस बीमारी से ग्रस्त हैं उनको दूसरे स्वस्थ वाटर बॉडी में नहीं डालना चाहिए। और ये तो लगभग सभी बीमारियों के साथ है कि कोई भी बीमारी से ग्रस्त मछली को हम फ्रेश वाटर में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो वहाँ भी वो समस्या हो जाएगी। तो इतनी सारी बीमारियाँ हैं फिश डिसीज को लेकर, जिसमें हम लोगों ने प्रोटोजोन डिसीज पढ़े, बैक्टीरियल डिसीज पढ़े, फंगस डिसीज पढ़े और वायरल डिसीज में जो हमने देखा था, हालांकि वायरल डिसीज अपने सिलेबस में नहीं है। तो इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। फिश डिसीजेस के बारे में कुछ आते हैं। बचाव लगभग में सब में एक जैसे हैं कि जो हमारे स्वस्थ मछली हैं
यानी जब हम मछली तालाब में नई मछली को डाल रहे हों तो उस दौरान ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बीमारी से ग्रस्त मछली तालाब में ना आए, और इसके लिए हम उन्हें जो है वो क्वारंटाइन पीरियड में रखते हैं ताकि उनसे इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। क्वारंटाइन पीरियड के दौरान उनको अलग अलग सोल्यूशन से ट्रीट किया जाता है ताकि उनकी सारी बीमारियां वो समाप्त हो जाएं। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने प्रोटोजोन डिसीज में 3 ही हैं, कास्टियासिस, विरलिंग और इक्थियोप्थेरियासिस। बाकी जो है वो हमारे जो क्रीम वाले डिसीज थे उनको हम लोगों ने देखा, जो क्रीम से फैलने वाली बीमारियां हैं। और निमेटोड्स जो इसमें प्लेटिहेल्मिन्थ से होने वाली बीमारियां थी उनको देखा गया। वायरल डिसीज में वायरल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, इन्फेक्टस पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस, स्पाइरलिंग वायरिनिया ऑफ कार्प, चैनल कैटफिश वायरल डिसीज, ये 4 तरीके की बीमारियां थी। फंगल डिसीज में सेप्रोलिग्नियासिस, डर्मेटोमाइकोसिस, ब्रेंकियोमाइकोसिस को पढ़ा गया। और इसमें जनरल कंट्रोल मेजर को देखा गया। फंगल डिसीज को दूर करने के लिए जो कॉमन विधियां हैं, इसके बाद प्रोटोजोन डिसीज में जो हमारा कॉस्टियासिस था, विरलिंग डिसीज था और इक्थियोप्थेरियोसिस था। डिप्लोस्टोमोसिस और गट ब्लॉकिंग जो है ये हेलमिन्थ से होने वाली बीमारियां हैं और इसको हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर हेलमिन्थ से होने वाली कुछ और बीमारी के नाम मिल जाएंगे। प्लेटिहेल्मिन्थ में जो है वो गिल फ्लूक भी एक होता है, जो कि जैसे लिवर फ्लूक है इस तरीके से गिल में अटैक करने वाला एक फ्लूक है जिसका नाम है डेक्टाइलोगायरस वेस्टेटर। डेक्टाइलोगायरस वेस्टेटर है, एक गिल फ्लूक है जो गिल में बीमारी उत्पन्न करता है। और